ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इमेजिन फिजिक्स। और जैसे कि पिछले लास्ट के दो वीडियोस में आपने देखा कि पहली वाली जो वीडियो थी वो थी जेईई मेन 2022 की चैप्टर वाइज एनालिसिस कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। सेकंड वाला जो वीडियो था वो था आपका कि 2023 में एनएलएम वाले चैप्टर से कौन से कितने क्वेश्चंस आए और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए, उसका मैंने सॉल्यूशन अपलोड किया था। फिर मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें एनएलएम विद फ्रिक्शन वाली चीज इंक्लूडेड रहेगी। तो आज के बेसिक लेक्चर में हम लोग इंक्लूड करेंगे 2023 एनएलएम प्लस फ्रिक्शन क्वेश्चंस, एनएलएम प्लस फ्रिक्शन क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपके स्क्रीन के सामने अपेयर होता है, जस्ट सी इट ओवर है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कंसिडर अ ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन दिया है 45 डिग्री एज शोन इन द फिगर। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, द इंक्लाइन इज 2 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट। पुश करने में जितना फोर्स लग रहा है वो डबल है फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। तो पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन। 2023 का क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि अपन इसको इक्विलिब्रियम से करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो आपने जैसा अभी क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन इंक्लूडेड है इसमें। तो जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो अगर मैं चेक करूं तो शायद क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। क्वेश्चन वाज लाइक दैट कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला, और इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो शायद 45 डिग्री गिवन था क्वेश्चन में। और 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन के बाद उन्होंने बोला था कि ये वाला यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास गिवन नहीं है, बस उन्होंने ये बोला है कि ब्लॉक को ऊपर एक बार ऊपर मूव कराना है। उसके केस में अगर फोर्स F1 लगता है। दूसरा केस बोल रहा है कि अगर ब्लॉक को नीचे स्लाइड करवाना है, नीचे स्लाइड करवाना है, नीचे स्लाइड करवाना है, नीचे स्लाइड करने से रोकने के लिए, तो अगर इसमें फोर्स F2 लगता है तो उन्होंने बोला है कि F1 जो होगा वो 2 टाइम्स होगा F2 के, ये बोला है। इन दिस केस ब्लॉक has to push upward, और इसके केस में मुझे प्रिवेंट करना है। I have to prevent the block from sliding, ये बोला। और उसके बाद शायद उन्होंने यहाँ पे म्यू की वैल्यू पूछी आपसे कि बताओ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इस केस के लिए क्या होगा। म्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट। इतना इंफॉर्मेशन है, उसी से आगे डील करते हैं सर। तो अगर मैं चेक करूं, सबसे पहला स्टेप एनएलएम के क्वेश्चन से हमें पता है कि एनएलएम के क्वेश्चन सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके लिए जरा एक बार फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं सर। तो ये ले लेता हूं मैं केस वन। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो मुझे लगता है mg sin थीटा आप इधर लगाओगे, mg sin थीटा, और अगर आप इसको ऊपर मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, दैट मींस फ्रिक्शन विल ट्राई टू प्रिवेंट इट्स रिलेटिव स्लिपिंग। और अगर फ्रिक्शन इसको स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब फ्रिक्शन विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। और फोर्स F1 आप ऊपर लगा रहे हो, F1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सर। F1 विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन मुझे पता है दैट इज नथिंग बट म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लेके चल रहा हूँ, प्लीज नोट इट डाउन, मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन लेके चल रहा हूँ। थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, cos 45 sin 45 सेम होता है, तो अपन यहाँ से कॉमन उठा सकते हैं। mg/√2 को कॉमन उठा लिया सर, ये बन गया मेरा 1 प्लस म्यू। sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2, तो मैंने उसको कॉमन उठा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले केस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सेकंड वाले केस के फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सेकंड वाले केस में मुझे इसको स्लाइडिंग से रोकना है, स्लाइडिंग से रोकना है। दैट मींस हम mg sin थीटा तो नीचे लगाएंगे। अगर इसकी टेंडेंसी है नीचे स्लिप होने की, तो फ्रिक्शन शायद ऊपर लगेगा, इसके केस में फ्रिक्शन विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। और आप एक एक्सटर्नल फोर्स F2 भी लगा रहे हैं ऐसे करके, तो F2 की वैल्यू यहां से निकालते हैं। मुझे लगता है F2 की वैल्यू सिंपली आप लिख सकते हो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। जैसे देखो नेट अपवर्ड इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा है ना, तो F2 प्लस F हो जाएगा mg sin थीटा। तो F2 की वैल्यू निकालने के लिए mg sin थीटा माइनस F कर दो, mg sin थीटा माइनस F कर दो इसको डायरेक्टली। अब फ्रिक्शन की वैल्यू फिर से आप रखोगे तो mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स mg cos थीटा। और मैंने आपको बता दिया कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, sin थीटा cos थीटा होते हैं सेम, पुट करो तो mg/√2 को कॉमन उठा लिया, यहां से आ रहा है 1 माइनस म्यू। खेल खत्म। ये जैसे ही आपने किया आप आंसर तक पहुंच गए। म्यू निकालना मेरा मेन मकसद था,
देखो सर, म्यू निकालने के लिए मैं यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं। उन्होंने बोला है F1 जो है वो 2 टाइम्स F2 है। करते हैं सर उसके अकॉर्डिंग। तो अगर उसके अकॉर्डिंग करें तो mg/√2 into 1 plus mu, this should be equal to 2 times mg/√2 into 1 minus mu। यही हो गया। मुझे लगता है mg/√2 mg/√2 will get cancelled out। 1 plus mu equal to 2 minus 2 mu। इसको इधर लेके आ जाओ, 3 mu बनेगा, ये बनेगा 1, mu की वैल्यू आ गई 1/3, दैट इज 0.33। और मुझे लग रहा है कि 0.33 शायद आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना था, जैसा इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना था और आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन द प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन एक्सेलरेशन g/4। यहाँ पे मूवमेंट में डाल दिया उसने ब्लॉक को। तो बोला है द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑब्वियसली मूवमेंट में तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। आई थिंक इसमें भी अगर हम एफबीडी बना के चलेंगे तो वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स एक बार देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ओके, सो आपने सेकंड वाला क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा, और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन फिर से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सिंपल है। आपको बोला कि ये वाला एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन मान लो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शायद आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, और उन्होंने बोला एक ब्लॉक है यहाँ पे, ब्लॉक का शायद मास m दे दो, और उन्होंने बोला कि ये वाला ब्लॉक आपका g/4 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो उन्होंने बताओ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा यार। उन्होंने पूछ दिया कि यहाँ पे म्यू के की वैल्यू बता दो। सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम से बन जाएगा सर, ये सिंपल एनएलएम लगाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम लगाओगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आपने, ये वाला लिया मास m, अब ये रेड कलर से अलावा मैं ब्लू वाला यूज करता हूं। तो आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मास m लिया, mg sin थीटा को आप नीचे लगा दोगे, mg sin 30 डिग्री, फ्रिक्शन को लगा दोगे आप पीछे, म्यू मल्टीप्लाई बाय mg इंटू cos 30 डिग्री। ये वाली चीज इसलिए लगा रहा हूं ना क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे mg cos 30 डिग्री के बराबर है, दैट्स व्हाई सर। अब उन्होंने बोला नीचे एक्सीलरेट कर रहा है g/4 से, तो mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू टाइम्स mg cos 30 डिग्री, उसकी वैल्यू ले लूंगा मैं मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सिंपल, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सिंपल सा पूछा था। तो ये बन जाएगा mg/2 माइनस म्यू mg cos 30 वैल्यू √3/2 चली जाएगी सर, इक्वल टू मास m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन शायद g/4 दिया होगा, है कि नहीं। अब देखो यहां से m सबको कैंसिल आउट कर दिया, मुझे लग रहा है g भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हो गया कैंसिल आउट। यहां से अगर देखो तो 1/2 माइनस म्यू टाइम्स √3/2 इक्वल टू 1/4, ये बच रहा है, ये वाला इधर आ सकता है। 1/2 में से 1/4 को माइनस करेंगे, 1/4 बचेगा, म्यू टाइम्स √3/2। अब यहां से निकालोगे तो म्यू की वैल्यू दिख रही है सर मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 ऊपर चला गया, दैट मींस 1/2 √3, ये दिख रहा है कैलकुलेशन से 1/2 √3, और मुझे लगता है 1/2 √3 आपका बी नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, दैट इज अ इजी क्वेश्चन, आप इसको इजीली कर सकते थे। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही करना था। होप कि आप बहुत सारे लोग इसको खुद से कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी इंक्लाइन प्लेन से ही पूछा गया है कि द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ मेंशन कर दिया उनको, इज n टाइम्स एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन। दो केसेस के बारे में बात हो रही है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज, म्यू की वैल्यू उन्होंने पूछी है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे म्यू के ही आएगा। देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। ओके, सो थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपने देख लिया होगा, इसके ऑप्शंस जरा टेक्नोलॉजी से हैं, तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि अपन ऑप्शन देके घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है बस उसको पुट करेंगे, आंसर निकलेगा सर। देखो आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो केसेस की बात हो रही है सर, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को पहचानना बहुत जरूरी है। केस 1 की बात हो रही है कि आपका जो इंक्लाइन प्लेन है वो आपका रफ है, दिस इज द रफ इंक्लाइन प्लेन, ये वाला आपका रफ है। और दूसरे केस में बात हो रही है केस 2 में कि सर आप जो प्लेन ले रहे हो उसको आप स्मूथ ले लो। इस प्लेन को उन्होंने बोला कि इसको स्मूथ ले लो, उन्होंने बोला दोनों पे सेम सिस्टम को रखते हैं, मतलब सेम ब्लॉक को रखते हैं। यहां पे भी एक ब्लॉक को लिया और यहां पे भी एक ब्लॉक को लिया, ठीक है।
अगर दोनों को टॉप एंड से छोड़ते हैं तो इसको नीचे आने में जितना टाइम लगा t1 टाइम ले लो, और इसको नीचे आने में जितना टाइम लगा इसको मान लो t2 टाइम ले लो। तो उन्होंने बोला कि ये जल्दी पहुंच रहा है और ये लेट से पहुंच रहा है। ऑब्वियसली हम जान भी सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं। रफ है सर तो रेजिस्टेंस मिलेगा इसको फ्रिक्शन से, तो लेट से पहुंचेगा। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि t1 जो है वो n टाइम्स t2 है, ये बोला है। इसी का यूज करना है और इसका यूज करके उन्होंने बोला कि जो रफ सरफेस है उसका म्यू निकालो, इसका यूज करो और रफ सरफेस का म्यू के निकालो। ये जो रफ सरफेस है इसका म्यू के बताओ कितना होगा। चेक करते हैं इजीएस्ट वे में। देखो जैसे टाइम वगैरह की बात हुई, मतलब हमें समझ जाना है कि काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन होगा ही होगा। अब काइनेमेटिक्स के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या जाएगा वो देखते हैं सर। मान लो इसकी लेंथ ले लेता हूं मैं l, यहां से यहां तक की लेंथ l और यहां से यहां तक की भी लेंथ l ले लिया। इनिशियली जीरो से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा सकते हैं। l इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय इस केस का एक्सेलरेशन a1 ले लेता हूं, a1 मल्टीप्लाई बाय t1 स्क्वायर। अच्छा चला जाएगा क्या? सेकंड केस में जाऊं तो l इक्वल टू हाफ ऑफ a2 मल्टीप्लाई बाय t2 का स्क्वायर। ठीक है, a1 इसका एक्सेलरेशन a2 इसका। अब जहां एक्सेलरेशन निकालने की बात है, दिया हुआ नहीं है, हमें एनएलएम लगाना है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप इसका बनाओगे कहीं बीच में यहां पे, तो यहां पे mg sin थीटा नीचे लगेगा और यहां पे mg cos थीटा म्यू mg cos थीटा ऊपर लगेगा, mg cos थीटा। अच्छा एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में कि एंगल 45 डिग्री मेंशन कर दिया, यहां भी 45 डिग्री, यहां 45। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, स्मूथ प्लेन है तो बस mg sin थीटा इसको नीचे खींच रहा होगा सर, mg sin थीटा यही खींच रहा होगा। इसके केस में एक्सेलरेशन निकालेंगे ना तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड टोटल मास करना पड़ेगा मेरे को। तो a1 की वैल्यू मैं यहां पे निकाल सकता हूं कि a1 इक्वल टू mg sin थीटा, मतलब mg sin 45 डिग्री 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस म्यू mg cos थीटा म्यू mg 1/√2, ये कर दिया। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो mg/√2 और डिवाइडेड मास m भी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है m सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड मास। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां से तो मुझे लगता है g/√2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 माइनस म्यू, ये बचा। इसके केस में अगर आप निकालोगे a2 की वैल्यू तो एक ही फोर्स लग रही है सर, mg sin थीटा, दैट मींस mg/√2 1/√2 डिवाइडेड बाय मास m करोगे सिंपली ये g/√2 बन रहा है। ठीक है, सिंपल सा है। अब बस a1 a2 को वहां पुट करना है और आंसर निकालना है। देखो मैं इरेज कर रहा हूं डायग्राम तो जगह बनाने के लिए, और फिर पुट करते हैं इसको। तो पहले केस में अगर मैं देखूं इसकी तो मेरे पास आया था l इक्वल टू हाफ इंटू a1 की वैल्यू आ गई g/√2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस म्यू और यहाँ t1 स्क्वायर था। और इसकी अगर बात करूं तो यहाँ पे l आएगा मेरे पास हाफ इंटू g/√2 मल्टीप्लाई बाय t2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वेशन के LHS बराबर हैं, RHS बराबर कर दो। तो हाफ इंटू g/√2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय t1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय g/√2 मल्टीप्लाई बाय t2 स्क्वायर। यही जा रहा है सर, बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, हाफ हाफ g/√2 कैंसिल आउट हो गया। देखो यहां से 1 माइनस म्यू इंटू t1 का स्क्वायर इक्वल टू t2 का स्क्वायर, ये आ रहा है। और अभी तक सर हमने वो चीज तो यूज ही नहीं की, t1 इज n टाइम्स t2, उसको जरा यूज कर लो। t1 इज n टाइम्स t2, तो t1 को n टाइम्स t2 अगर आप रखोगे तो 1 माइनस म्यू इसको n टाइम्स t2 रख दो तो n स्क्वायर t2 स्क्वायर ये बन गया इक्वल टू t2 स्क्वायर। t2 स्क्वायर गेट कैंसिल्ड आउट, 1 माइनस म्यू इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर आ रहा है। म्यू निकालना है मेरे को, तो म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर चला गया। यहां से म्यू की वैल्यू देखो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, यही बन रहा है। और इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है आपका डी ऑप्शन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। बस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन का एनालिसिस। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि a body of mass 10 kg is moving with an initial speed of 20 meter per second. The body stops after 5 seconds due to friction between body and the floor. Obviously deceleration हो रहा होगा. The value of coefficient of friction is, ये भी काफ़ी easy question है. थोड़ा सा ट्राई करेंगे and we'll be able to solve it. Kinematics और NLM लगाना है, बस that's all. इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. ओके, सो आप लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन देख लिया होगा और फिर से लगा होगा कि काइनेमेटिक्स प्लस फ्रिक्शन एनएलएम मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास बोल दिया उन्होंने कि 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे ये सरफेस बोल दिया उन्होंने रफ है। रफ है मतलब फ्रिक्शन होगा, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। अब ये वाला ब्लॉक यहाँ पे जाके फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है और उन्होंने बोला इस ड्यूरेशन में टाइम लगता है आपको t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड, यही उन्होंने बोला है। अब उन्होंने बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो, म्यू की वैल्यू, रफ सरफेस है तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी होगी, यही उन्होंने पूछा है। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, फिर से सिंपल है। u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, v की वैल्यू 0 लिख दिया, this is the final velocity, u is the initial velocity, initial velocity 20 मीटर पर सेकेंड, final velocity 0, टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं सर, v इक्वल टू u प्लस at से, सिंपल है ना। तो देखो v इक्वल टू u प्लस a मल्टीप्लाई बाय t निकाल लिया, t की वैल्यू 5 डाल दो ना सर, यहाँ पे 5 अगर रख दें तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली माइनस में आना चाहिए था क्योंकि डिसेलरेशन, इसकी वेलोसिटी घट रही है। अब ये -4 का एक्सेलरेशन डिसेलरेशन आ कहां से रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, इसी वजह से। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में अगर मैं देखूं तो फ्रिक्शन लग रहा होगा बीच में कहीं पे भी देखूं मैं अगर, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा बैक साइड डायरेक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू mg। तो ये जो एक्सेलरेशन है आपका नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि फ्रिक्शन बैक साइड लग रहा है। तो फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दूं मैं, तो मैं सीधे लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m, और एक्सेलरेशन आया मेरा 4 पीछे साइड क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो 4 इक्वल टू म्यू जी आ जाएगा। देखो F/m करो तो म्यू मल्टीप्लाई बाय जी, यही आ रहा है ना। अब यहां से अगर मैं देखूं तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 4 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज गोइंग टू बी 0.4, दैट इज गोइंग टू बी 0.4। तो इसके केस में आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, कि आपके केस में इसमें म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.4। यहां कहीं पे मास का यूज किया क्या हमने? अगर देखें तो अगर मास नहीं भी देता तो हम निकाल सकते थे ना, म्यू mg इक्वल टू m इंटू a करते हैं, तो आंसर। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ वाले क्वेश्चन की ओर, देखते हो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ टेबल ऑफ रफ सरफेस। ठीक है, नाउ इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ टेबल। ठीक है, द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज, फिर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, 0.60, 0.75, 0.50, 0.25। मुझे फिर से लगता है कि इसमें हम काइनेमेटिक्स और एनएलएम अप्लाई करेंगे तो विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चेक करते हैं एक बार। ओके, सो आपने 5वां क्वेश्चन देख लिया होगा और फिर से लगा होगा कि इसमें काइनेमेटिक्स और प्लस फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करके कुछ क्वेश्चन बनाया गया है। ऐसे ही आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन का पैटर्न क्या दिख रहा है, उसमें काइनेमेटिक्स इंट्रोड्यूस्ड है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ब्लॉक है क्वेश्चन में 5 केजी का ब्लॉक दिया हुआ है, शायद ये मास आपका 5 केजी दिया हुआ है और यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है शायद। ठीक है, अब 30 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद उन्होंने बोला है ब्लॉक स्लाइड करता है 50 मीटर, वो भी 10 सेकेंड में। ये वाला 50 मीटर ट्रैवल करता है, 50 मीटर, और टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 अगर मैं लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टाइम इंटरवल आप ले लो 10 सेकेंड, टाइम इंटरवल ले लो 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक जाता है। बोला उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ, म्यू की वैल्यू बताओ। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि वो आपको ना काइनेमेटिक्स प्लस उसके साथ इंक्लूड करके पूछेंगे कि बताओ क्या हो रहा है। डिस्टेंस दिया हुआ है, s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालना। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा, सीधे सीधे हाफ at स्क्वायर लगा सकता मैं। s की वैल्यू दी हुई है 50 इक्वल टू हाफ,
एक्सीलरेशन 8, टाइम इंटरवल 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 से 50 बार में चला गया, a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में देखूं अगर 30 न्यूटन इधर लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा दूंगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब mg ओवर है, तो 5 इंटू 10 50 हो गया, है ना, म्यू टाइम्स 50, तो नेट फोर्स 30 माइनस म्यू टाइम्स 50 आ गया इक्वल टू 5 kg है इसका, मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू 1। आपने पढ़ा है ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वही लगाया, राइट साइड 30 का फोर्स, लेफ्ट साइड म्यू इंटू 50 का फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो बन गया सर 30 माइनस 50 म्यू इक्वल टू 5, 30 में से 5 गया 25, 50 म्यू, यहां से म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे सर, म्यू की वैल्यू आ रही है 1/2, दैट इज 0.5। अब चेक करते हैं कि इसके केस में कौन सा ऑप्शन है, मुझे लग रहा है सी ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें म्यू की वैल्यू 0.5। 5 क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने और पांचों में आपने देखा काइनेमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए मैंने बोला था कि एनएलएम से क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि एनएलएम से इंट्रोड्यूस कर लेता है काइनेमेटिक्स को, वर्क एंड पावर को, सबको इंक्लूड करके चलता है, ठीक है। तब आते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे जो 2023 में पूछा गया था, फ्रिक्शन को इंक्लूड करके, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन कि एज शोन इन द फिगर अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय फोर्स F एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फॉर म्यू एस यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है 0.25, द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव फॉर द वैल्यू ऑफ F की वैल्यू पूछा है, 4 ऑप्शन दिए उन्होंने, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हल्का सा, बट हम लोग इसको इजी मेथड में करके एक बार चेक करते हैं। लेट्स सी ओवर हियर। ओके, सो आपने लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, उसमें एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, फिर उन्होंने म्यू की वैल्यू दे रखी है, फोर्स F की मिनिमम वैल्यू पूछी आई थी। चलो एक बार देखते हैं, जिससे उस ब्लॉक को पुल किया जाए, शायद यही पूछे। तो क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि ये रहा सरफेस, यहाँ ब्लॉक रख दिया और ब्लॉक का मास शायद मेरे हिसाब से 20 kg रखा गया, नहीं सॉरी 10 kg रखा गया, ब्लॉक का मास 10 kg लिया गया है, फोर्स F को इधर लगा रहे हैं 30 डिग्री के एंगल पे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे म्यू की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, म्यू इक्वल टू 0.25, और उन्होंने पूछा है F की मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे इस ब्लॉक को पुल किया जा सकता है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड की बात हो रही है, स्टार्ट टू मूव। कुछ नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, F का एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos 30 डिग्री, दूसरा कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ये हो गया आपका F sin 30 डिग्री, और अगर हम इसको इधर पुल कर रहे हैं तो मतलब फ्रिक्शन पीछे की ओर लग गया, फ्रिक्शन म्यू टाइम्स mg, दैट मींस म्यू टाइम्स नॉर्मल, सॉरी mg नहीं, म्यू टाइम्स नॉर्मल, यही पे कैच है उसका। और दूसरा इसके ऊपर लग रहा होगा 10 kg के अकॉर्डिंग 100 न्यूटन नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा ऊपर। देखो अगर ये जस्ट अबाउट टू मूव है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि F cos 30 डिग्री जो होगा, F cos 30 डिग्री वो बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स को, ये बोल सकते हैं। अब F cos 30 डिग्री मतलब √3/2 इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल ले लेता हूं। अब यहाँ पे नॉर्मल अगर mg पुट कर दोगे तो पूरा आंसर गलत है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg माइनस F sin 30 डिग्री है, क्योंकि F sin 30 डिग्री भी तो ऊपर लग रहा है, तो आप क्या करोगे F इंटू √3/2 इक्वल टू म्यू 0.25 दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है आपका 0.25, और नॉर्मल है आपका 100 माइनस F sin 30 डिग्री मतलब F/2, क्योंकि वर्टिकल अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये और ये मिलकर 100 देने चाहिए, तो मतलब नॉर्मल निकालने के लिए 100 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई डिड। सॉल्व कर लो सर, आंसर आ जाएगा F इंटू √3/2 इक्वल टू 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, इसको अंदर लेके जाऊंगा 25 बनेगा सर, और यहां से मुझे लग रहा है 1/4 F/8 बनेगा। F वाले को एक साइड लेके आ जाओ, F को कॉमन लेके इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 प्लस 1/8 इक्वल टू 25। अब अगर मैं √3 की वैल्यू वगैरह सब पुट करूं तो देखते हैं कितना आता है आंसर। F मल्टीप्लाई बाय एलसीएम चला जाएगा आपका इसका 8, तो बन गया आपका 4√3 प्लस 1 इक्वल 25,
अब यहां से f निकालो, 25 इंटू 8 ये हो गया आपका 200 डिवाइडेड बाय 4√3 प्लस 1। अब √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट अगर मैं पुट करूं तो 200 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.74, 1.7 लेके चलते हैं अप्रोक्सीमेटली, प्लस 1। तो अगर मैं देखूं तो ये कितना आ रहा है सर, 200 डिवाइडेड बाय 6.8 प्लस 1 दैट इज 7.8। 7.8 के अप्रॉक्स अगर मैं देखूं, वैसे अगर अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालने की कोशिश करूं तो 200 डिवाइडेड बाय 8 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लिखूं तो ये आ रहा है 25 के अराउंड। अगर 7.8 होगा तो ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर देन 25, और ग्रेटर देन 25 अगर मैं, और जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 25 अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे 25 के आसपास, दैट इज 25.2। तो आपका जो बी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर आप इस सेशन को पूरी तरह एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में फ्रिक्शन के साथ साथ काइनेमेटिक्स को यूज किया गया था, और ये ट्रेंड है सर। अगर बकायदा आपको फ्रिक्शन या एनालिसिस क्वेश्चन आया है तो उसमें हम काइनेमेटिक्स को मिक्स करेंगे ही करेंगे, उसको यूज करेंगे ही करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। just I can say like and subscribe the channel and share it with your friends, क्योंकि क्या है कि PYQs को है ना, PYQs को लेके आपको लेक्चर्स अगर मिल रहे हैं दैट इज बेनिफिशियल। कंटेंट तो आपके पास है ही, आपने पढ़ा भी है कहीं से, बट अगर PYQs का डिस्कशन चल रहा है तो दैट इज आई थिंक बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। So try to watch it completely and try to like and try to subscribe and share it also among your friends। और अगला वीडियो जो मेरा रहेगा वो फिर से एक नए चैप्टर के साथ रहेगा। नए चैप्टर में मैं सोच रहा हूँ कि इस बार काइनेमेटिक्स या फिर आपका हीट काइनेमेटिक्स या फिर आपका रोटेशन, काइनेमेटिक्स या फिर रोटेशन, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर के बनाऊंगा। और अभी धीरे धीरे करके और भी चीजें डेवलप होंगी, प्लेलिस्ट क्रिएट होगा, डिफरेंट चीजें होंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you. Hope you all have enjoyed this video. Thank you all of you. Thank you very much, and we'll meet soon. Thank you.